हम लोग टेस्ट पेपर का सलूशन देख रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक का सलूशन कर लिया था बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 क्वेश्चन नंबर दिखाइए। देखिए बच्चों, आप लोग कहा गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत फेमस कांस्टेंट भी ये है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जब हम लोग लिखते हैं बच्चों PV इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ R जो है दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बहुत फेमस है, आप सभी लोग जानते हो। यहाँ पर एक और इसी से डिराइव्ड इक्वेशन होता है PV इक्वल टू NKT। इसमें और इसमें अंतर ये होता है, यहाँ जो N है ये नंबर ऑफ मोल होता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस के लिए गए हैं। R यहाँ गैस कांस्टेंट है और T यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यहाँ पे जो इक्वेशन है, जो नंबर ऑफ N है, यहाँ कैपिटल N लिखा है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई जिस कांस्टेंट से वो होता है, जिसको मैंने K लिखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K के लेकर डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए तो बच्चों K की वैल्यू ऐसे कितना हो जाएगा, PV डिवाइडेड बाई N इंटू T ऐसे। और कभी भी बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम जब मल्टीप्लाई होता है, अगर आपको ना पता हो तो आप जान जाइए, प्रेशर और वॉल्यूम का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ एनर्जी का डायमेंशन हमें मिलता है, एनर्जी या वर्क डन का डायमेंशन हमें मिल रहा होता है। तो यहाँ पर K दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसका मुझे डायमेंशनल फार्मूला पता करना हो K के लिए, तो हमारे पास PV का डायमेंशनल फार्मूला P इंटू V का, जो कि एनर्जी के सिमिलर आएगा, ये हो जाएगा बेटा mL2T⁻²। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई N। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई वहाँ पर बच्चों उसके लिए डायमेंशनल सिंबल नहीं है। यहाँ पर ये डायमेंशनलेस हो गया। बाकी बच्चा T फॉर टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए बच्चों जनरली कैपिटल थीटा यूज किया जाता है ऐसे। तो यहाँ के लिए जो K यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन हुआ, या करेक्टली बोलें तो डायमेंशनल फार्मूला जो हुआ, वो हो जाएगा बेटा mL⁻², T⁻², एंड थीटा की पावर -1। यही इसके लिए बच्चों डायमेंशन होगा या डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो अगर ऑप्शन में हम जाए खोजने तो करेक्ट चॉइस जो हमें यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, वो है ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों हमको ये बोला गया है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी की बात बच्चों की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी की बात की गई है v। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया ये इंटू बी, एंड फिर लिखा गया बच्चों प्लस b इंटू टी। यहाँ पर लिखा गया b इंटू टी, और फिर लिखा गया प्लस c डिवाइडेड बाई d प्लस टी, ऐसे लिखा गया बच्चों ऐसे। यहाँ पे ध्यान दीजिए A B C D 4 कॉन्स्टेंट्स यूज हुए हैं और t यहाँ टाइम है, क्वेश्चन में गिवन है। करा दी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय A B C एंड D आर इन दी फॉलोइंग ऑर्डर। यहाँ पर जो A B C हैं ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये हमें पता करना है। बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनिटी ये कहता है कि यहाँ के अंदर जितना जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, वही प्लस माइनस हम उन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं जिनका डायमेंशन या जिनका यूनिट सेम। तो यहाँ पर बच्चों इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, यानी इसका यूनिट जो हमारे पास होगा मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये जो राइट हैंड साइड में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और अगर इस पूरे का यूनिट मीटर पर सेकेंड है तो इसमें प्रत्येक का यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि प्लस हुआ है भाई। मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड ही प्लस हो सकता है और रिजल्ट मीटर पर सेकेंड ही आ सकता है। तो इन तीनों की यूनिट अलग अलग, इसके बारे में कहें या इसका बात करें या इसके लिए बात करें तो यूनिट इसका भी और इसका भी मीटर पर सेकेंड आएगा। यहाँ से पहले मुझे सबसे आसान लग रहा है, यहाँ से BT की जो यूनिट होगी बच्चों मीटर पर सेकेंड होगी। इसका मतलब हमारे पास B की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड,
डिवाइडेड बाई टाइम की यूनिट, और टाइम की यूनिट बच्चों क्या होगा, सेकेंड। यहाँ पर बच्चों इसका मतलब ये मेरे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी जो हमारे पास बी होगा उसका यूनिट अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, इट मीन्स बच्चों यहाँ जो हमारे पास एक क्वांटिटी बी आई, बी के लिए बात करें तो ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि यूनिट क्या आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ये इंटू बी, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो यहाँ a इंटू बी की यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। और बच्चों यहाँ जो हमारे पास ये की यूनिट होगी वो हो जाएगी कितनी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी की यूनिट। और बी का यूनिट बच्चों अभी आप लोगों ने देखा, बी के लिए जो यूनिट हमारे पास बना है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कैंसिल आउट होने के बाद केवल बचेगा मीटर। मीटर केवल आने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कांस्टेंट ये रहा होगा बच्चों, ये या तो डिस्प्लेसमेंट को या फिर डिस्टेंस को डिनोट कर रहा होगा बच्चों। यहाँ के अंदर इस तरह का सिचुएशन बनेगा। ठीक है, अच्छा अगली चर्चा यहाँ सी के लिए करते हैं। देखो बेटा, यहाँ ये वाले ब्रैकेट को देखो, ये वाले पूरे पार्ट को देखो, c डिवाइडेड बाई डी प्लस टी। नीचे देखें डिनोमिनेटर में d प्लस टी। आपसे पूछें t टाइम में कोई चीज जुड़ा है तो टाइम में क्या जुड़ सकता है, टाइम ही जुड़ सकता है बच्चों। सेकंड में आप किलोग्राम तो जोड़ नहीं सकते प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार। तो यहाँ पर जो t की यूनिट होगी वही d की यूनिट होगी। यहाँ पर बच्चों इसके डिनोमिनेटर में d प्लस टी लिखा है, तो d प्लस टी, अगर t में कोई चीज प्लस हो रहा है वो तो उसका डायमेंशन या यूनिट t के सिमिलर होगा। यानी बच्चों यहाँ पर d का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। यहाँ पर बच्चों इसका मतलब d यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बच्चों d के बारे में हमें पता चला कि यहाँ d विल रिप्रेजेंट हियर टाइम, यहाँ पर बच्चों ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सवाल उठा यहाँ के लिए कि जो हमारे पास c है उसका यूनिट क्या होगा। बच्चों c डिवाइडेड बाई d प्लस टी, इसकी यूनिट यहाँ के अंदर मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, इसको ऐसे लिख दूं, मीटर सेकेंड इनवर्स, ये होना चाहिए। यहाँ पे d प्लस टी की यूनिट कहें या बच्चों हम बात करें t की यूनिट, बात वही होगी। इस पूरे की यूनिट क्या है, सेकेंड, तो c की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आ गया, मीटर आ गया। इसका मतलब हमारे पास c जो है वो भी डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। c विल रिप्रेजेंट हियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बच्चों अगर मैं यहाँ ऑप्शन पे जाके देखूं कि कौन सी करेक्ट मैचिंग इसी ऑर्डर में है, तो पहला नाम हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का होना चाहिए। हमें ए और बी में ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं। दूसरा नाम एक्सीलरेशन का आएगा, तीसरा नाम डिस्टेंस का आएगा और चौथा नाम टाइम का आएगा। तो यहाँ इस सीक्वेंस में अगर ऑप्शन को हम मैच कराएं तो करेक्ट चॉइस हमें जो दिख रहा है ये बच्चों हमारे पास है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बच्चों हमसे कहा गया है एन experiment measured quantities A, B, C and then X is calculated from। बच्चों यहाँ के अंदर सब मिला जुला के क्वेश्चन का कहना ये है कि कोई क्वांटिटी है X, वो ऐसे निर्भर कर रहा है, ऐसे डिपेंड कर रहा है। दिस इज इक्वल टू A इंटू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा C का क्यूब। ओके, ऐसे बच्चों कर इफ द परसेंटेज एरर इन A, B एंड C आर +-1%, +-3%, +-2% रेस्पेक्टिवली, देन द परसेंटेज एरर इन x कैन बी। बच्चों इस तरह का जो इक्वेशन होता है इसमें हम इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा x अपान x इक्वल टू a की पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा ए, 1 इंटू डेल्टा ए अपान ये हो जाएगा। b की पावर 2 है तो यहाँ पर बच्चों प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपान बी, और यहाँ पर बच्चों c की पावर 3 है, ऊपर जाएगा -3। लेकिन ये जो एरर हम कैलकुलेट करते हैं तो मैंने बताया एरर हमेशा मैक्सिमम वाला कैलकुलेट किया जाता है, और बच्चों ऐसे पर्टिकुलर केस में यहाँ प्लस साइन को ही कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है,
यहाँ के अंदर फिलहाल पहले मैक्सिमम एरर हम लोग निकाल लेते हैं, सभी साइन को हम प्लस लेंगे। यहाँ के अंदर हो जाएगा +3 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी अपान सी। जहाँ तक परसेंटेज की बात किया है तो डेल्टा x अपान x इसको बच्चों 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ये अपान ये मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा b अपान b मल्टीप्लाइड बाई 100। सिमिलरली बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा c अपान c मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्रैकेट में मैंने अनक्लोज किया है, दिस इज परसेंटेज एरर इन ए, दिस इज परसेंटेज एरर इन बी, दिस इज परसेंटेज एरर इन सी। यानी कि बच्चों ये में होने वाला जो परसेंटेज एरर है क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, दिस इज ±1%। तो बच्चों यहाँ पर 1% हो गया ये, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ बी में जो परसेंटेज एरर है वो है ±3%। तो मैक्सिमम अगर मैं देख रहा हूँ तो +3% देखूंगा। बच्चों यहाँ के अंदर सी में जो परसेंटेज एरर है 3 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 की वैल्यू रखेंगे तो ±2%। मैक्सिमम अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ 2 लूँगा। ऐसे पर्टिकुलर केस में 1 + 6 + 6 यहाँ पर आ गया टोटल बच्चों 13%। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर यहाँ के अंदर 13% आएगा, और ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ±13% यहाँ के लिए करेक्ट आंसर होगा। मान लो सबको माइनस ले लेता तो मिनिमम आता, मतलब वो भी निगेटिव में एरर आता, और एकदम सबको प्लस ले लिया तो सब प्लस में आ जाएगा, यानी कि ±13%। यानी कि जो भी इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो 13% मैक्सिमम अगर ज़्यादा होगा एरर में तो उससे 13% ज़्यादा होगा या उससे 13% कम होगा। तो ऑप्शन के अनुसार अगर मैं करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर मैच कराऊँ बच्चों, तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हमारे पास होगा ऑप्शन ये। ऑप्शन ये would be the correct choice। We have क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग टेकन बाय माइक्रोस्कोप ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर इज करेक्ट। यहाँ पर बच्चों कोई यहाँ पर डिवाइस है, माइक्रोस्कोप है, उसके द्वारा जो रीडिंग लिया जाता है उसके लिए लीस्ट काउंट दिया गया है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर बच्चों 34 में लीस्ट काउंट बाय द माइक्रोस्कोप ये दिया गया 0.001 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये लीस्ट काउंट हुआ, कम से कम वैल्यू जो वो एक्यूरेसी से मेजर कर सकता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। तो कह रहा उससे कोई रीडिंग जो ली गई है वो ज़्यादा करेक्ट वाली रीडिंग क्या होगी। ऑप्शन में आपके पास है 3.28, ऑप्शन में आपके पास है 3.00, ऑप्शन में आपके पास है 3.000 एंड ऑप्शन में आपके पास है बेटा यहाँ पर 0.02345 ऐसे। तो अगर जितना लिस्ट काउंट है, अगर हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ के अंदर कौन सी रीडिंग यहाँ करेक्ट होगी, तो यहाँ मुझे इसके हिसाब से करेक्टनेस को चेक करना है। लिस्ट काउंट इतना है तो कौन सी रीडिंग ऐसी है, इसमें अगर लिस्ट काउंट आप देखने जाओगे सेंटीमीटर में मान लो ये हो, तो यहाँ डेसिमल के 2 डिजिट तक यहाँ रखे गए हैं डिजिट्स को। तो बच्चों यहाँ इसका लिस्ट काउंट जो हमारे पास आएगा 0.01 आ जाएगा, माफ करिएगा 0.01 आ जाएगा। इसके लिए लिस्ट काउंट देखेंगे डेसिमल के यहाँ इधर वाले डिजिट के पास 0.01, यहाँ बच्चों लास्ट जो डिजिट है लास्ट वाला सबसे डेसिमल के बाद में वहाँ 1 रख दीजिए, बाकी को 0 कर दीजिए, डेसिमल के स्थान पे डेसिमल रख दीजिए। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये वाला हो गया। यहाँ पर अगर लिस्ट काउंट में देखने जाऊँ 3 के स्थान पर 0 रखूँगा, 0 और लास्ट वाला 0 जो है उसके स्थान पे 1 रख दूंगा। और यहाँ के लिए जो लिस्ट काउंट होगा वो होगा 0.0000, इसको भी 0 लिखेंगे, 0 एंड 4 बार 0 होने के बाद बच्चों लास्ट में फाइनल जो डिजिट है उसके स्थान पे 1 लिख दीजिए। ये मेरे पास होगा लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, लेकिन जिस डिवाइस से हमने मेजरमेंट किया है उसके पास लिस्ट काउंट देखिए इतना है। तो इसके लिस्ट काउंट से करेक्ट मैचिंग यहाँ की हो रही, यहाँ की, इसलिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा एरर के नियमानुसार या मेजरमेंट के नियमानुसार, वो बच्चों यहाँ के लिए हमारे पास ये वाला करेक्ट होगा। मतलब ऑप्शन सी यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट जाएगा।
यहाँ करेक्ट चॉइस हमारे पास जो होगा वो होगा बेटा ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों हमसे कहा गया है अ बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली ये डिस्टेंस ऑफ 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर इन टाइम दिस मच। क्वेश्चन नंबर बच्चों 35 एंड सॉल्यूशन। सीखिए, कोई बॉडी बच्चों ऐसे स्ट्रेट लाइन में सपोज करिए चल रहा हो, जैसा कि इसमें बोला गया है यूनिफॉर्मली यहाँ ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, यहाँ पर सपोज करिए डिस्टेंस x है, इसकी वैल्यू गिवन है, और कितने समय में डिस्टेंस कवर कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी सपोज करो गया हुआ हो, t टाइम में जा रहा है। तो बच्चों स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू होगी x/t। अच्छा, तो x की वैल्यू जो यहाँ के अंदर इन्होंने दे रखा है दिस इज 13.8 प्लस माइनस 0.2 दिस मच मीटर। ओके, और टाइम जितने टाइम में ये दूरी वो तय कर रहा है दिस इज गिवन हियर 4.0 और यहाँ पर फिर प्लस माइनस करके लिखा गया बच्चों, प्लस माइनस कितना 0.3 मीटर ऐसे 0.3 सेकेंड। ऐसे बच्चों ध्यान दीजिए जो डिस्टेंस है वो अनसर्टेन है, उसकी वैल्यू 13.8 मीटर तो है, लेकिन उसमें डाउट है। कितना डाउट है, इतने से इतना कम हो सकता है या इतने से इतना ज़्यादा हो सकता है। यानी इसकी वैल्यू 13.8 प्लस 0.2 यानी कि 13.8 प्लस 0.2 करोगे तो बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा 14 और उतने से 0.2 कम यानी 13.6 से लेकर 14 तक ये लाई करेगा। इसी तरह से टाइम बच्चों या तो 4 से 0.3 ज़्यादा या 0.3 कम, मतलब ये दोनों चीज़ें अनसर्टेन हैं। डिस्टेंस के मेजरमेंट में अगर कुछ एरर आ रहा है तो वो एरर बच्चों 0.2 है, और टाइम की मेजरमेंट में जो एरर आ रहा है वो मेरे पास कितना है 0.3 है। तो अगर मैं x और t को मेजर करके स्पीड मेजर करूं या वेलोसिटी मेजर करूं तो बच्चों इसमें भी एरर आएगा। तो यहाँ पर बच्चों जो वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा एक तो कैलकुलेटेड वैल्यू प्लस माइनस एरर, उसमें भी हमें एरर को रिप्रेजेंट करना होगा। उसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों अगर एरर के नियमानुसार, एरर के रूल के अनुसार इसको मैं दिखाऊं तो इसको लिखूंगा डेल्टा v डिवाइडेड बाई v इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस आप डेल्टा t डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा t। बच्चों इस प्रकार से डेल्टा v यानी वेलोसिटी में आने वाला जो एरर होगा वो बच्चों हमारे पास हो जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस आप डेल्टा t डिवाइडेड बाई t। यहाँ प्लस ही लेते हैं, मैक्सिमम एरर हम लोग निकाला करते हैं, मैंने बताया था। यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाइड बाई v, चलिए वैल्यूज रख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों वैल्यूज रखेंगे तो डेल्टा v दिस मच विल बी हियर, डेल्टा x विच इज हियर 0.2 डिवाइडेड बाई x का मतलब ये वाली वैल्यू 13.8। यहाँ पर प्लस हो जाएगा बच्चों डेल्टा t मीन्स दिस वैल्यू 0.3 डिवाइडेड बाई t मीन्स 4.0 दिस मच इज मल्टीप्लाइड बाई v की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी बच्चों सिंपली होगी x/t मतलब 13.8 डिवाइडेड बाई 4, 13.8 डिवाइडेड बाई 4.0 कर सकते हैं। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करें तो डेल्टा v दैट कैन बी हियर, सॉल्व करते जाएंगे पूरे को बच्चों, जब सॉल्व करके आंसर निकालेंगे आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिलेगा 0.30 समथिंग ऐसे करके मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों 0.3 के अप्रॉक्सिमेट इसका आंसर आएगा। अब अगर वेलोसिटी को मुझे दिखाना हो तो वेलोसिटी जैसा कि मैंने बताया कैलकुलेटेड वैल्यू प्लस माइनस एरर प्लस माइनस डेल्टा v, और कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारे पास होगा बेटा वो ये होगा 13.8 डिवाइडेड बाई 4.0 और ये आ जाएगा 3.45 आप करके देख लीजिएगा। प्लस माइनस डेल्टा v के जगह पर बच्चों 0.3 हो जाएगा। तो वेलोसिटी के लिए जो यहाँ पर हमारे पास तरीका हो जाएगा वो कुछ ये आ गया, और यूनिट इसका होगा बच्चों मीटर पर सेकेंड में।
तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए बच्चों हम लोग लेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चों कहा गया है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज प्लस 100% देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। देखिए सब लोग सीखिए, एरर इन द मेजरमेंट, किसके मेजरमेंट में? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बेसिकली रहा होगा, उसमें एरर 100% का रहा। 100% का मतलब ये हुआ कि लीनियर मोमेंटम की अगर एक्चुअल वैल्यू p रहा होगा तो मेजरमेंट करने के बाद उसकी वैल्यू 2p आया होगा। 100% का एरर का मतलब ये हुआ कि जो चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ 100 है तो मेजर करने पर उसकी वैल्यू 200 मिला, 100% एरर आ गया, यानी दुगना उसका मेजरमेंट हुआ होगा। ये बच्चों एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू यहाँ पर मुझे क्या मिला होगा? 2p। तो करा अगर ऐसा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में जो यहाँ एरर आया होगा वो कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी में आने वाला परसेंटेज एरर क्या होगा? बच्चों देखो एक फार्मूला हम लोग लगाते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात करें तो k इक्वल टू लिखते हैं p²/2m। अगर यहाँ पर आप डेल्टा k/k इक्वल टू 2 टाइम्स आप डेल्टा p/p कर रहे हो, मास को कांस्टेंट मानते हुए, तो यहाँ पर जो जवाब आपको मिलेगा वो आंसर एक्यूरेटली करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एरर जो 100% का है वो काफ़ी ज़्यादा एरर है। और ये जो इक्वेशन डेल्टा k/k 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा p/p इस तरह वाला जो तरीका होता है ये छोटे मोटे एरर के लिए होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन 100% का एरर हो जाना, बच्चों यहाँ पर अगर ये तरीका आप अपनाओगे तो डिपेंड करता, अगर ऑप्शन ऐसा है कि एक्यूरेट वाला ऑप्शन नहीं है तब तो चलो ठीक है, अदरवाइज एक्यूरेट वाला है तो ये तरीका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सीधे सीधे हम ये बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी में आने वाला एरर, यानी काइनेटिक एनर्जी की जो मेजर्ड वैल्यू होगी, काइनेटिक एनर्जी की जो मेजर्ड वैल्यू होगी माइनस काइनेटिक एनर्जी की जो एक्चुअल वैल्यू होगी बेटा, इनिशियल वैल्यू होगी। Km मतलब मेजर्ड वैल्यू, Ki मतलब इनिशियल वैल्यू, इसको कहेंगे एरर इन दी काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको कहेंगे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, करना बस इतना सा है कि क्योंकि यहाँ मास को मैं कांस्टेंट मानूंगा, k विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p², तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी है उसको p² से उसके रेस्पेक्टिव वैल्यू से हम रिप्लेस कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की मेजर्ड वैल्यू यहाँ पर बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मोमेंटम 2 गुना हो गया, मोमेंटम का मेजर्ड वैल्यू क्या है? 2p। तो यहाँ पर बच्चों p के स्क्वायर के हिसाब से यहाँ 2p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू, मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू क्या था? p, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों p का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर रहे हैं p² से, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर भी p² होगा, मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 100। इस तरह से बच्चों यहाँ 4 - 1 दैट इज 3, 3 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा इंटू 100। इसका मतलब बच्चों यहाँ मुझे आंसर जो मिलेगा होगा 300%, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में आने वाला परसेंटेज एरर बच्चों इस प्रकार से 300% के इक्वल होगा, और करेक्ट चॉइस यहाँ पर मेरे पास होगा ऑप्शन सी। यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे वो होगा बेटा ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में बच्चों हमसे कहा गया है इफ 3.8 × 10⁻⁻6 is added to 4.2 × 10⁻⁻5 giving due regard to significant figures, then the result will be क्वेश्चन नंबर बच्चों 37। यहाँ पर सोल्यूशन पार्ट इसका 2 नंबर है उनको ऐड करना है, लेकिन यहाँ एरर के कॉन्सेप्ट के अनुसार करना है। बेटा यहाँ पर 3.8 × 10⁻⁻6 पहला नंबर है, और दूसरा नंबर यहाँ के अंदर दिया गया है, कितना दिया बच्चों? 4.2 × 10⁻⁻5। इन दोनों को प्लस करना है। यहाँ पर बच्चों प्लस करने के लिए पहली बात तो दोनों में पावर सेम करना पड़ेगा। पावर सेम करने जाएंगे तो पहले के लिए पावर अगर सेम करेंगे, मान लो 10⁻⁻5 मिलाएं, जैसा कि आंसर सब
10 की पावर -5 में दिया है, तो इसको बदलेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा 0.38 इंटू 10 की पावर -5। और अगला मेरे पास बच्चों ये 0.38 हो गया, और अगला मेरे पास है 4.2 इंटू 10 की पावर -5। बच्चों इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.58 इंटू 10 की पावर -5। अब देखिए अगर ऑप्शन पे मैं जाता हूं तो ये ऑप्शन एग्जैक्टली दिया है, लेकिन क्या ये करेक्ट होगा? यहां पर बच्चों एग्जैक्टली ऑप्शन मुझे मिल रहा है। जब दो नंबर को प्लस या माइनस करते हैं बच्चों, अगर हमें यहाँ पर एरर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उसको करना हो तो हम ये करते हैं कि जो रिजल्ट मुझे मिला उसमें जो डेसिमल प्लेस होगा, हम ये देखेंगे दोनों को जिसको मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है उसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कौन सा है। इसमें बच्चों नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2 होगा और इसमें 1। तो अब हमारा जो रिजल्ट आया इसमें जो अलाउड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा नियमानुसार वो 1 होना चाहिए। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसमें से ऐसे कई नंबर को जोड़ें तो बच्चों सब में सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जिसमें है उतना ही डेसिमल प्लेस हमारे आंसर में भी होना चाहिए। और यहाँ डेसिमल प्लेस को मैं देख रहा हूँ 2 डिजिट तक है, तो उसको 1 डिजिट तक हमें लाना होगा। और लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे बच्चों, तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद 4.58 है, 8 को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 6। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -5 तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ इसका रिजल्ट हो जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर -5। मतलब करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हमारे पास होगा बेटा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, वी हैव क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ के लिए हमसे बोला गया है इफ E एंड B रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देन द रेशियो E बाई B हैज द डायमेंशन ऑफ। मेरे प्यारे बच्चों E बाई B का जो डायमेंशन होता है आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में जाके अगर E और B का रेशियो देखते हैं तो लाइट वेलोसिटी के बराबर आती है, यानी इसका जो डायमेंशन होगा वो वेलोसिटी के सिमिलर होगा। ठीक है, वेलोसिटी के सिमिलर होगा। यहाँ के अंदर बच्चों इस तरह से इसमें सोल्यूशन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है नहीं। यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे वो होगा बेटा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया लेट y डिपेंड्स ऑन x एज। y x पर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में बच्चों y डिपेंड्स ऑन x, और कैसे डिपेंड कर रहा है उसका इक्वेशन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉगरिथम्स की बेस e, और कितना लिखा है यहाँ पे x स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन है। कहा गया यहाँ बताइए dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी एट x इक्वल टू 0.5। तो ddx ऑफ y, ddx ऑफ y मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हम कर लेते हैं। तो यहाँ के अंदर नेचुरल लॉग x स्क्वायर पड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, अगर नेचुरल लॉग x होता और उसका मैं पूछता डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आता सर ये 1/x होगा। लेकिन यहाँ x के स्थान पर क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ x केवल x नहीं था, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ x स्क्वायर था, तो मैंने जो डिफरेंशिएशन पढ़ाते समय आपको तरीका समझाया है, मैंने कहा पहले जो यहाँ है थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में वही एज्यूम करके 1 जो भी यहाँ पर जिस फार्मूले के अनुसार आ रहा है आप रख लो। फिर बच्चों ये जो ब्रैकेट में है इसका एक बार फिर से करो, यहाँ पर फिर से x स्क्वायर का हम लोग एक बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। यहाँ से बच्चों एक x कैंसिल हो जाएगा तो 2y क्या आ गया x। ठीक है, और कब पूछा है जब x की वैल्यू क्या हो 0.5। dy ओवर dx, ddx ऑफ y करेक्टली इसको पढ़ते हैं बच्चों। इस ddx ऑफ y की वैल्यू, dx ऑफ y की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, कितने पर एट x इक्वल टू 0.5 रख लीजिए। x के स्थान पर 0.5 रखेंगे बच्चों तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 4। तो इस तरह से
करेक्ट चॉइस जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको मिलेगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों हमको ये बोला गया है सपोज P इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन x, y एंड z एज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 में हमको ये बोला गया है कि मान लीजिए P एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है और P x, y, z पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर बच्चों लिखा है x क्यूब y z, फिर लिखा गया यहाँ पर x y स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर, और लास्ट में लिखा गया बच्चों 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 5 एंड देन यहाँ के अंदर लिखा गया y z। ऐसे हमसे कहा गया है फाइंड आउट द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x। बच्चों अगर p का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हम निकालने जाएंगे, सिंबल यूज करेंगे डेल p ओवर डेल x। तो मैंने आपको सिखाया था जब कोई फिजिकल क्वांटिटी एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करने लगे, एक से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर निर्भर करने लगे, तो बच्चों यहाँ पर एक समय पे केवल एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है और इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। जब किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम किसी फंक्शन को, ऐसे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बच्चों बाकी वेरिएबल जो हैं उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे मान लो x के रेस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो बच्चों y और z जहाँ जहाँ भी होंगे उनको मैं क्या मान लूँगा? कांस्टेंट। 5 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन केवल किसका करना है? x क्यूब का। और x क्यूब का अगर मैं करूँगा डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये आ गया 3x स्क्वायर वाई जेड, प्लस यहाँ पर x का x के रेस्पेक्ट में मैं करूँगा 1 आ जाएगा, तो केवल बचेगा y स्क्वायर। फिर बच्चों यहाँ के अंदर मैं आगे बढ़ूँगा, 5 का तो 5 ही रहेगा, x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4, तो 5 जो इसका आएगा और पहले जो था दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 25, x की पावर 4 हो गया, y z अपने स्थान पे पड़े रहेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। ठीक है, ऑप्शन में जाके अगर मैं मैच कराऊं तो बच्चों करेक्ट मैचिंग जो मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है वो है ऑप्शन डी में। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बच्चों कहा गया है, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 41 में बेटा एक इक्वेशन लिख के दिया गया है। वो इक्वेशन कुछ ऐसे है, 2 टाइम्स ऑफ यहाँ के अंदर है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कोजाइन स्क्वायर थीटा ऐसे है, और इनटू यहाँ के अंदर है साइन फाई, इनटू यहाँ पर है साइन फाई। दिस वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, ये दिया गया है। हमसे पूछा गया फाई की वैल्यू क्या होगी। बच्चों बहुत इजी बात पूछी गई आपसे, बहुत आसान है। ये जो लिखा इतना पार्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत फेमस इक्वेशन है। यहाँ इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1, तो इसके पूरे के स्थान पर 1 आ गया, इनटू यहाँ के अंदर हो गया साइन फाई, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। साइन फाई की वैल्यू इस प्रकार से बच्चों स्क्वायर रूट 2/2 हो गया, यानी 1 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, अगर साइन फाई 1 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब फाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा वी है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बच्चों हमसे कहा गया है इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx इफ y इज इक्वल टू दिस। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सी वैल्यू दी गई है, कोई इक्वेशन दिया गया y इज इक्वल टू कितना लिखा है x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x, दिस होल मच की पावर कितना है बच्चों 1/2। हमसे कहा गया कि dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी, dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों dy ओवर dx की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मैंने जो आपको सिखाया था बच्चों, यहाँ पर x तो नहीं है लेकिन x का फंक्शन है। तो ऐसे सिचुएशन में आप x के फंक्शन को अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए x ही मान लिया करो।
अगर x की पावर n है तो उस हिसाब से सोचो y का x के रेस्पेक्ट में हो जाता, अगर x की पावर n होता तो n x की पावर n माइनस 1। तो एक बार वही सोचते हुए हम यहाँ पर कर लेंगे dy ओवर dx, x के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा हाफ, n के स्थान पर हाफ है, x स्क्वायर प्लस हाफ 2x दिस होल मच की पावर n माइनस 1, यानी 1/2 माइनस 1, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 1/2 माइनस 1। चलो यहाँ पर फिर अगले स्टेप में बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर हम जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट लिखा हो उसका एक बार फिर से x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में एक बार फिर से इसका करेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 2x का हो जाएगा 2 इंटू x का 1 हो गया, केवल इतना बचा। तो सब मिला जुला कर बच्चों कहानी ऐसी हो गई, हाफ, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा और 2 को अगर मैं कॉमन कर लूँगा तो बचेगा x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x दिस होल मच की पावर माइनस हाफ हो जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करोगे 2 से हो जाएगा कैंसिल, तो आ गया x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस हाफ 2x की पावर माइनस हाफ, यही इसका आंसर होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर माइनस हाफ। तो बच्चों यहाँ करेक्ट चॉइस, करेक्ट मैचिंग जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन डी में। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए भी है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, माफ करिएगा x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 की बात हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर y और x को दे रखा है, y इज इक्वल टू, यहाँ के अंदर है बेटा साइन स्क्वायर थीटा और x इज इक्वल टू ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ऐसे। हमसे कहा गया dy ओवर dx बताओ। बेटा यहाँ देखो y x का फंक्शन है, y जो है वो x का y थीटा का फंक्शन है और x भी थीटा का फंक्शन है, तो y का x से कुछ रिलेशन बना सकते हैं अगर इसको सॉल्व करके तो अच्छी बात है। या फिर हम ऐसे कर लेते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 पहले हम निकाल लेते हैं dy ओवर d थीटा। हम एक बार फिर से लिख देते हैं, पहला इक्वेशन मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों एक बार मैं ऐसे लिख दूंगा, इतने की पावर 2, पूरे की पावर 2, इसका मतलब यही तो हुआ। साइन स्क्वायर थीटा लिखें या ऐसे लिखें साइन थीटा का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। बच्चों देखो y dy ओवर d थीटा अगर मैं निकालूं यानी y को डिफरेंशिएट करूं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर अगर केवल साइन थीटा होता तो आ जाता कॉस थीटा, लेकिन यहां साइन थीटा केवल नहीं है, साइन थीटा का स्क्वायर है। थीटा का फंक्शन ये है, थीटा के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हो, थीटा नहीं ये थीटा का फंक्शन है, तो थीटा का स्क्वायर केवल थीटा का स्क्वायर होता तो 2 थीटा आ जाता, लेकिन ये थीटा का फंक्शन है तो थोड़ी देर के लिए अपने मन में इसको थीटा ही मान लेंगे और थीटा का स्क्वायर है तो उसके हिसाब से 2 थीटा आ जाएगा, x का स्क्वायर तो 2x, तो इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 2 थीटा, थीटा के स्थान पर ये पूरा है, यहाँ पर क्या है साइन थीटा। अब इसके अंदर जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा का फिर से करेंगे और साइन थीटा का करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक है यहीं छोड़ दीजिए। इसी तरह से x की वैल्यू मेरे पास है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा का स्क्वायर। x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, बट यहाँ थीटा केवल नहीं है, थीटा के अलावा कुछ और भी है। यहाँ के अंदर बच्चों dx ओवर d थीटा सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ इतने का स्क्वायर है, इसको अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए थीटा ही मान लो, तो ये हो जाएगा 2n थीटा की पावर n माइनस 1 और थीटा के स्थान पर कितना है, यहाँ पर कॉस है, कॉस थीटा की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 हो गया। और एक बार इसके अंदर जाके कॉस थीटा का फिर से करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से dx ओवर d थीटा की जो वैल्यू बच्चों आएगी हो जाएगी -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पर अगर dy ओवर d थीटा इसको मैं डिवाइड कर दूं dx ओवर d थीटा से, dx ओवर d थीटा से, तो बच्चों यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा dy ओवर d थीटा, dy ओवर dx माफ करिएगा, ऐसे d थीटा कैंसिल हो जाएगा। और इस प्रकार से मैं क्या देख रहा हूँ,
मैं डिवाइड करूंगा तो इतने पार्ट की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर है, कहाँ गया, ये है। ये बच्चों मेरे पास dy और d थीटा मीन्स दिस, और dx और d थीटा मीन्स दिस बाई दिस करेंगे तो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 1 बाई -1 आ जाएगा, यानी रिजल्ट मुझे क्या मिला, -1। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन ये। ऑप्शन ये would be the correct choice in this particular question. Now we have question number 44. क्वेश्चन नंबर 44 में बच्चों हमसे कहा गया है फाइंड आउट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर एक सीरीज बना के दिया गया है, क्वेश्चन नंबर बेटा 44 एंड इट्स सोल्यूशन। एक सीरीज बना के दिया गया है, इस सीरीज में क्या कहा गया है, 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27, ऐसे बच्चों आगे बढ़ता गया है, कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। कहा गया इसका सम क्या होगा। बच्चों ये जीमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है, जीपी, जो पहले में अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो अगला बन जाता है, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो अगला बन जाता है, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो अगला बन जाता है। यहाँ पर बच्चों स्मॉल r जिसको हम यूनिवर्सल रेशियो कहते हैं वो 1/3 है, और ये क्या बन रहा है, इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, जीपी कहेंगे। और जीपी जीमेट्रिकल प्रोग्रेशन के केस में जो इनफाइनाइट टर्म का सम होता है बच्चों वो मेरे पास होता है ये डिवाइडेड बाई 1 - r। ये है पहला टर्म, और पहला टर्म इस सीरीज में दिख रहा है मुझे क्या है, 1, तो यहाँ हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 - r, और r के स्थान पर क्या आ गया, 1/3। यहाँ पर बच्चों 1/3 लिख दिया हमने, सॉल्व किया तो आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1/3 ऐसे। यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा 3/2, इसका आंसर आ गया 1.5। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बेटा 1.5, मीन्स ऑप्शन सी यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बच्चों हमसे कहा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन -3660 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बेटा 45 एंड इट्स सोल्यूशन। साइन कितना डिग्री, 3660 डिग्री, लेकिन यहाँ माइनस में है, निगेटिव में है, ऐसे यहाँ पर माइनस हो गया। साइन इतने डिग्री की वैल्यू, पहली बात साइन -θ इक्वल टू होता -sin θ, तो इसको आप लिख लीजिए -sin θ, थीटा के स्थान पर 3660 ऐसे है, यहाँ के अंदर बच्चों ऐसे है। इसको फिर से मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूँ -sin 3600 प्लस ऑफ 60। इसको फिर से मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूँ बच्चों -sin 360 × 10 प्लस ऑफ यहाँ के अंदर 60 डिग्री। यही तो होगा बच्चों, यही तो होगा। 360 × 10 मतलब पूरा का पूरा साइकिल आप 10 बार रोटेट कर गए, फिर से उसी पोजीशन पे पहुंच गए। तो मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन में जहां 360 डिग्री आए उसको 0 के इक्विवेलेंट कर दो, तो यहाँ ये पूरा 0 हो गया, तो इक्विवेलेंट ये आ गया -sin 60 डिग्री, और -sin 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, माइनस तो ऑलरेडी है, sin 60 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों स्क्वायर रूट में 3/2। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस मेरे पास होगा बेटा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों।